गुड आफ्टरनून। अभी मुझे लग रहा है काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीक हम लोग ने कि काफ़ी क्लासेस हम लोग ने मिस कर दी है। मतलब इस वीक मेरे ख्याल से एक ही क्लास हम लोग की हुई है, बाकी दो क्लासेस नहीं हो पाई। तो इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ रहा है, शायद एक दो और लेना पड़े मुझे। ठीक है, तो अभी काफ़ी स्ट्रेंथ कम है। चलिए कोई बात नहीं है, शुरुआत शुरू करते हैं, देखते हैं फिर शायद कुछ लोग आ जाए। तो हम लोग लेवरेजेस की बात कर रहे थे, जहाँ पर मैंने फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज, ये दोनों लेवरेज को डिस्कस किया हुआ था। और उसके बाद जो तीसरा जो टाइप है लेवरेजेस का, वो है कंपोजिट। मतलब फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, मतलब अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें वहां पे, तो अगर दोनों फॉर्मूले को हम लोग कंबाइन कर दे, दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दे एक दूसरे से, तो आपका कंपोजिट लीवरेज बन जाता है। ठीक है। जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज था वो बताता था कि अगर सेल्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज पे क्या, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना पड़ रहा है। इसी तरह जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज था वो बताता था कि भाई अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जो भी कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके आ, जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, या अर्निंग बिफोर जो इनकम है, सॉरी, अर्निंग बिफोर टैक्स जो है, ठीक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बताता था। ठीक है। अब अगर हम लोग कंपोजिट कर दें, कंबाइंड कर दें, तो वो चीज क्या बता रही है कि अगर सेल्स में, ठीक है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर 1 रुपए का भी चेंज वहां पर हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके जो जो प्रॉफिट है और जो आपका नेट इनकम है, जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स जो है, ठीक है, उस पर कितना, उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वो आपका कंपोजिट लीवरेज बताता है। ओके। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ऑपरेटिंग लीवरेजेस, एक सेकेंड, हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू परसेंट चेंज इन सेल्स। ठीक है, यही तो करते थे हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेजेस में। हाँ। It explains the degree of operating risk. Financial leverage measure the percentage change in taxable profit on account of percentage change in the operating profit, yani EBIT, earning before interest and tax. Thus is it explain the degree of financial risk in case both leverages are combined, वही चीज जो मैंने अब अभी बताई। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड will disclose the effect of change in sales over change in the taxable profit या EBT. The combined effect of two leverages can be quite significant for the earning available to the ordinary shareholders. They cause wide fluctuation in earning per share। मतलब आपका अगर ईबीटी है, तो ईबीटी के बाद क्या करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद वो पैसा किधर जाता है, वो पैसा शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। तो वही बात कर रहे हैं, दे कॉज वाइड फ्लक्चुएशन इन अर्निंग पर शेयर फॉर गिवन चेंज इन द सेल्स। इफ अ कंपनी एम्प्लॉय a high level of operating and financial leverage, even a small change in level of sales will cause significant effect on the earning per share। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है जिसका जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज हाई है, यानी कंपोजिट लीवरेज हाई होगा, तो अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों हाई है, उसका मतलब कंपोजिट भी आपका हाई होगा। तो अगर कोई छोटा सा भी चेंज अगर सेल्स में होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको अर्निंग पर शेयर को पर देखने को मिलता है। ठीक है। द combined effect of financial and operating leverage is known as composite leverage। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट कि भाई होता क्या है आपका कंपोजिट leverage।
अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप लोग ने फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग दोनों किया हुआ है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल लेवरेज इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज, बस यही काम करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर कंपोजिट लेवरेज का ये फॉर्मूला दिया गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या मतलब है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो वो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया। अभी ऐसा कंबाइन करने से क्या होगा? ऑपरेटिंग, इधर ऑपरेटिंग दिख रहा है, इधर ऑपरेटिंग दिख रहा है, दोनों कट जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा कंपोजिट लीवरेज का, वो निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। आ, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, बस आपका वो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कंपोजिट लीवरेज का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Composite leverage thus express the relationship between revenue on account of sales, वही चीज जो मैंने अभी बताई, contribution और sales less variable cost and of taxable income. It help in finding out resulting percentage change in taxable income on account of percentage change in sales, वही चीज जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक मिनट में फुल स्क्रीन कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा हो आप लोगों को। हाँ, अभी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ रुपीज 1 लाख एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर 40% ऑफ सेल्स, while the fixed operating cost amount to 30,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 40%। 40% किसका? सेल्स का 40%। हमेशा याद रखना, अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है परसेंटेज में, तो वो सेल्स पर ही दिया गया। अगर कुछ मेंशन ना किया हो तो ये मान के चलिए कि भाई सेल्स का होगा वो। ठीक है, तो 40% ऑफ सेल्स ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसके बाद अच्छा दिया गया है 40% हो गया, ठीक है। वाइल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंट टू रुपीज 30,000, लेकिन और जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो है 30,000 रुपए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज 10,000 रुपीज। ठीक है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपोजिट लीवरेज एंड इलस्ट्रेट इट्स इम्पैक्ट इफ सेल्स इंक्रीज बाई 5%। ठीक है, तो ये भी बोल दिया कि भाई अगर 5% से अगर सेल बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, अगर हम सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं 5% से तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे, जो टैक्सेबल प्रॉफिट है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, बात एक ही है, टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जिसे दिया गया सेल्स आपका 1 लाख रुपए हो गया, माइनस क्या करना है? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही माइनस करेंगे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक क्लिक हो गया। कौन है ये? आप लोग म्यूट कर दिया करिए। चलिए मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी आप लोग हैंड रेस करिएगा, नहीं तो ऐसे डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। जिसको कुछ सर प्रॉब्लम, हाँ बताइए बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर ये 159 ऋषभ प्रताप सिंह है, उनको रिमूव कर दीजिए, अपने क्लास के तो हैं नहीं। ऋषभ प्रताप सिंह, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से, इसको कैसे मिल गई? ये तो मेरे ख्याल से कोई बीटेक का स्टूडेंट है। यहाँ पर लिंक कैसे चला गया? शायद मैंने गलती से शेयर कर दिया होगा गलत ग्रुप में। आपके ग्रुप में भी शेयर किया, उधर भी चला गया होगा। ये बीटेक सीएस का स्टूडेंट है। ओके,
चलिए ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भई अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। हमको कंपोजिट लेवरेजेस निकालने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल इनकम, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2 चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि 1 सेकंड, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकंड। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है? ये चीज़ निकल के आ गई। अभी क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है 30,000, उसको माइनस करने के बाद आपका आ गया ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता चल गया 30,000 रुपए। आपका इंटरेस्ट दिया गया है क्वेश्चन में 30,000, 30,000, सॉरी 10,000, 10,000, वो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 20,000, 20,000 रुपए। कंपोजिट निकालने के लिए, कंपोजिट लेवरेज निकालने के लिए यही दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा टैक्सेबल इनकम, ठीक है? तो डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, आपका जो कंपोजिट लेवरेज है वो है 3, ठीक है? 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर सेल्स में 1% का चेंजेस होते हैं तो आपके जो टैक्सेबल इनकम है वहाँ पर 3% तक वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, 3% तक चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर 100% आपका आपका सपोज सेल्स में 100% से इंक्रीज कर देता हूँ, 1 लाख से 3 लाख कर देता हूँ, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स आपका वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? इंक्रीज कर जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है? 300% वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, द कंपोजिट लेवरेज ऑफ 3 इंडिकेट दैट विथ एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 इन सेल्स द टैक्सेबल इनकम विल इंक्रीज बाय ₹3। ओके, 3 टाइम्स वो आपका बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे वेरीफाई भी किया गया है, ये जो चीज मैं अभी बता रहा था। This can be verified by by the following computation when sales increase by 5%। 5% से अगर मैं सेल्स इंक्रीज करता हूँ, 1,05,000 आपका सेल्स हो जाएगा, और सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो टैक्सेबल इनकम आएगा वो 23,000 आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग 5% का अगर चेंजेस कर रहे हैं उधर, तो इधर हमको चेंजेस कितने दिखने को मिल रहा है, 15%, ठीक है? इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस प्रॉफिट इनटू 100 करने के बाद हमको पता लग रहा है कि भाई जो इंक्रीज हुआ है मेरा प्रॉफिट वो कितने परसेंट से, 15% से इंक्रीज हुआ है। यानी 5% उधर मैंने इंक्रीज किया सेल्स, उसका इम्पैक्ट मुझे दिखा टैक्सेबल इनकम पे, और मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 15% से इंक्रीज हो गई, ठीक है? इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन भी है वैसा ही कुछ, और 1 सेकंड, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहाँ पे हर एक चीज आपसे पूछ लिया है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीनों को आपको बताना है। यहाँ सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आउटपुट दिया गया, यूनिट्स में दिया गया है, ठीक है? कि कंपनी एक्स है, वाई है और जेड है, तीन तीन फर्म है, तीनों का अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है? 60,000 कंपनी एक्स, वाई के लिए 15,000 और फर्म जेड के लिए 10,000, ठीक है? ये यूनिट्स हैं केवल। उसके बाद इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 7,000, 14,000 एंड 1,500 है। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर बताया गया है, 0.20x, 1.55 एंड 0.02 जेड, ठीक है?
तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये इंटरेस्ट दिया गया है फर्म एक्स और वाई के लिए, मेरे ख्याल से जेड का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब इनके पास कोई भी डेट नहीं है। और इसी तरह सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है वो भी यहाँ पर दिया गया पर यूनिट। तो आपके पास आउटपुट है, यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। तो आप जो सेल्स आपको कैलकुलेट करना होगा, सेल्स आपको अगर पता करना होगा तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी फर्म एक्स के लिए 60,000 इंटू 0.60, ठीक है, इससे आपका टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। इस तरह से करना है। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड 3 फर्म है, आउटपुट दिया गया है इनका, इनका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया। अच्छा, इन्होंने यहीं पर माइनस कर दिया, पर यूनिट में ही इन्होंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन तक तो चल जाएगा। लेकिन जब हमको फिक्स कॉस्ट माइनस करना होगा तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि हम अगर अगर कंट्रीब्यूशन 0.40 आ रहा है, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट जो 7,000 रुपये थोड़ी ना माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तब हमें टोटल वैल्यू चाहिए होगी कंट्रीब्यूशन की। यहाँ तक तो चल जाएगा क्योंकि दोनों चीजें पर यूनिट में दी गई है। तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, उसमें से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका निकल के आया, फिर मल्टीप्लाई किससे किया, टोटल जो यूनिट्स है यानी कि 0.40 इंटू 60,000, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3.5 इंटू 15,000, 0.80 इंटू 10,000। तो इस तरह से अभी कंट्रीब्यूशन जो निकल के आ रहा है, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 24,000 फॉर एक्स, 52,500 फॉर वाई एंड 8,000 फॉर जेड, ठीक है। इस तरह से ये निकल के चला आ गया। अभी क्या करना है हमको, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, और उसके बाद आपका ईबीआईटी आ जाएगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है, और आपके उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास आ गई है, जो भी रिक्वायर्ड थी मुझे इंफॉर्मेशन सब कुछ मुझे पता चल गया है। अभी मुझे क्या करना है, जो भी ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल और कंबाइंड, ये तीनों कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो बस वैसी फॉर्मूले पे रख देना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। इसी तरह फाइनेंशियल लीवरेज में ईबीआईटी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आपका जो कंबाइंड लीवरेज होगा वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तो उनको इस तरह से करना होगा। तो ये आपके हो गए कंपोजिट लेवरेजेस, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ईपीएस, ठीक है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है वो एनालाइज करना है इस टॉपिक में, ठीक है। द ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इज बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग अभी इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेवरेजेस पढ़ चुके हैं, हमें आइडिया लग गया है कि भाई ईबीआईटी होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईपीएस होता क्या है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग को पता है, तो उसको एनालाइज करना बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। The EBIT EPS analysis, one of the important tool in the hands of financial manager to get an insight into the firm's capital structure, the earning before interest, the earning before interest um, and tax EBIT, and the earning per share EPS analysis is useful in examining the effect of financial leverage to analyze the behavior of EPS with varying level of EBIT under alternative financial plans, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है।
पहले तो ये जानना ज़रूरी है, थोड़ा हम लोग ईबीआईटी के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या होता है, ठीक-ठाक जानते हैं। थोड़ा-सा ईपीएस को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? अर्निंग पर शेयर को, अर्निंग पर शेयर मेज़र द अर्निंग अवेलेबल ऑन टू एन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? अर्निंग पर शेयर मतलब कि हर एक शेयर पे कितना मिल रहा है शेयर होल्डर को, ठीक है? नाम से ही पता लग रहा है। तो इट बेसिकली मेजर द अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे आपको लोगों को पता है कि भाई जो भी प्रॉफिट किसी भी कंपनी को होता है तो सबसे आखिर में वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जो आखिर में सबसे बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। पहले आपको उसका डेट जो भी इंटरेस्ट है उसको पे करना पड़ता है, फिर प्रेफरेंस जो भी शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड देना होता है और लास्ट में जो बचा वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। ठीक है? So the objective of computing EPS is to measure the profitability of firm on per equity share basis. There are two component of ratio which are as under. दो component है EPS calculate करने के। सबसे पहला तो आपका net profit after interest, tax and preference dividend। जो चीज मैंने अभी बताई कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट का कौन सा पार्ट होता है, जब आप इंटरेस्ट पे कर देते हो, टैक्स पे कर देते हो और प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पे कर देते हो, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, ठीक है, वो वो जाता है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। जो भी अमाउंट बचा उसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, आपका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। सपोज कोई कंपनी है उसके पास 1,00,000 रुपए उसका प्रॉफिट है, ठीक है? उसने 10,000 रुपए दे दिए सपोज इंटरेस्ट के, 90,000 हो गया। फिर उसने जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिए, टैक्स भी दे दिया 10-10 हज़ार सपोज, तो 70,000 उसके 70,000 रुपए बचे। अभी ये 70,000 जो बचे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर सपोज 10,000 10,000 है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि ईपीएस आपका क्या होगा? 7 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 7 रुपए पर शेयर ईपीएस आपका होगा 7 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 70,000 जो बचा हुआ पैसा था उसको आपने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो इस तरह से ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, वही चीज जो मैंने अभी बताई वही चीज यहाँ पर बताई गई है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, डिडक्ट फ्रॉम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी बताई। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसमें से टैक्स भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला जो दिया गया है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, जो हम लोग टैक्स डिडक्ट करने के लिए मैंने किया हुआ है। ठीक है, टैक्स रेट, टी मतलब टैक्स रेट, आई मतलब इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस तरह से ईबीआईटी आपका आ जाएगा। इन प्रेफरेंस कैपिटल, इफ प्रेफरेंस कैपिटल इज देयर, अगर प्रेफरेंस कैपिटल भी है, देन एवर फॉर्मूला विल अंडरगो फॉलोइंग चेंज। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना वो भी हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस पी यानी कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इस तरह से आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर आ जाएगा अगर प्रेफरेंस कैपिटल भी है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो पिछला लेवरेजेस थे, उसके पिछले कैपिटल बजटिंग, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ईबीआईटी से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते क्योंकि आप लोग का देखो एमसीक्यू पैटर्न पे होना है। हाँ अभिषेक, अच्छा अभिषेक, क्या दिक्कत होगी? एक सेकेंड अभिषेक, हाँ बताइए। सर वो एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे सर, तो एमसीक्यू कहाँ से पढ़े सर? बिकॉज अगर थ्योरी थ्योरी देख रहे हैं तो सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कहीं कहीं से भी आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए अभी मैं क्या बताऊँ? एमसीक्यू देखो थोड़े बहुत मेरे पास पड़े हुए हैं, उसमें 100 200 200 से 400 क्वेश्चन, 400 500 क्वेश्चन होंगे।
तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो प्रोवाइड कब करूंगा, आफ्टर प्री एंड, ठीक है, क्योंकि उधर से ही मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो अभी तो नहीं शेयर कर सकता, मगर प्री एंड के बाद मैं वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी और बाकी जितना ज्यादा डेप्थ में पढ़ सको वो पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू तो वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे थोड़े बहुत, जैसे जैसे मैं देता हूँ क्विज में, उसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं।